जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद रोशन में। मैं रोशन कुमार आप लोगों के लिए क्लास 10 का जो इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो साइंस का पेपर है उसके लिए हम लोग मॉडल सेट को करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड जारी करता है, जिसमें टोटल 80 ऑब्जेक्टिव होता है और ये 80 ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को मात्र 40 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आज हम लोगों का सेशन स्टार्ट हो रहा है और इससे पहले हम बता दें अभी हम लोग अपने कोचिंग संस्थान लाइफलाइन स्टडी पॉइंट में है और वहीं से हम लोग इस सेशन को आगाज करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी कहने का तात्पर्य यह है हम लोग कितना भी मेहनत क्यों न करें उसका रिजल्ट बेहतर तब तक नहीं आता है जब तक कि उसका ऋतु नहीं आता है। मतलब वो हम लोग का जो मेहनत जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा, अच्छी तरीके से मेहनत कर लेंगे तो हम लोगों का बेहतर रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार आप लोगों ने 1 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ा है और वही 10th क्लास तक का यानी 10 साल का रिजल्ट हम लोगों का आने वाला है। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हम लोगों का ये साइंस विषय हो गया जो कि अनिवार्य है, ठीक ना। और ये मॉडल पेपर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर है और इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम लोगों का है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। यानी कहने का मतलब जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है यानी फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का समतल दर्पण जो होता है ये हम लोग के जनरली घर में यूज किया जाता है। घर में यूज करते हैं लोग सब, मतलब आईने के रूप में देखने के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होता है, जनरली अगर बात किया जाए फोकस दूरी के बारे में तो क्योंकि इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है। ये समतल दर्पण जो होता है समतल दर्पण समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, इसीलिए इसका फोकस दूरी जो भी होता है क्योंकि F बराबर हम लोग पढ़ते हैं R बट्टे क्या होता है 2, ये अनंत होता है, इसीलिए हम लोग का जो है सो ये समतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाता है तो अनंत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे दर्पण है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है, ये सब दर्पण कुछ होते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अवतल दर्पण का अवतल दर्पण ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण का ये हम लोगों का हो गया, ये हम लोगों का हो गया, इसका ये हो गया हम लोगों का आकार इस प्रकार के होते हैं अवतल दर्पण उसको कहा जाता है जिसके बाहरी सतह को कलय किया जाता है। बाहरी सतह को कलय करते हैं कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। उसके बाद देखिएगा ये हम लोगों का जो है ये प्रधान अक्ष है, यानी कहने का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम लोगों का ध्रुव हो गया P, उसके बाद फोकस दूरी हो गया F, उसके बाद वक्रता केंद्र हो गया C। उसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हम लोगों का निगेटिव होता है, यानी कहने का मतलब ऋणात्मक होता है। हम लोगों का जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ऋणात्मक, क्योंकि ये हम लोगों का प्रधान अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग का देखेंगे आप लोग तो इधर की दूरी हम लोग लेते हैं प्लस प्लस, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इधर की लेते हैं हम लोग माइनस प्लस, तीसरा वाला हम लोग लेते हैं माइनस माइनस, और चौथा वाला हम लोग कौन सा लेते हैं तो पहले लिखेंगे एक्स एक्सिस का फिर वाई एक्सिस का, यानी प्लस माइनस। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो
तो यहाँ पर इसका जो फोकस दूरी होता है हम लोगों का, वो अवतल दर्पण का निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी बनाते हैं तो इधर आ जाता है, और इधर की दूरी हम लोग किसमें लेते हैं? निगेटिव में। इसलिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? तो निगेटिव में होती है, यानी माइनस में होती है। याद रख लीजिएगा, अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? तो निगेटिव में होती है, यानी निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद वक्रता त्रिज्या का बात किया जाएगा आर, ये भी क्या होता है? निगेटिव। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग अवतल दर्पण में जाएंगे तो अवतल दर्पण में क्या हो जाता है? इसके अपोजिट हो जाता है। अवतल दर्पण में मतलब अवतल दर्पण में होता है फोकस दूरी निगेटिव और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? निगेटिव। लेकिन उत्तल दर्पण का अगर बात करता है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ठीक ना। उसके बाद उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो पॉजिटिव होता है। ये सब बात हम लोगों को क्या है? अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लेना है, ठीक ना। पूछेगा समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, कितनी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों की होती है निगेटिव में होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या निगेटिव में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? तो पॉजिटिव में होती है। याद रहेगा, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग 3 बातों को सीखे। पहला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? निगेटिव में। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या किसमें होती है? पॉजिटिव में। और समतल दर्पण जो होता है, इसकी अगर बात किया जाए, अगर फोकस दूरी होती है क्या होती है? अनंत होती है। याद रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोगों से पूछा है, अगला क्वेश्चन है जो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के किस ओर बनता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में किस सतह तले करते हैं? तो बाहरी सतह को। बाहरी सतह तले किए तो हम लोग का हो गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उसके बाद ये हम लोग का प्रधान अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये ध्रुव P हो गया, फोकस दूरी F हो गया, और ये वक्रता केंद्र C हो गया। मान लीजिए हम किसी वस्तु को रखते हैं, यानी फोकस पर, तो फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। हम लोग जानते हैं फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं, प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। ये फोकस हो गया, और फोकस पर हम वस्तु को रखे हैं, कोई बिंब को रखे हैं, और यहाँ प्रधान अक्ष है ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से अगर मान लीजिए यहां से हम लोग किरण भेजे, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण डालते हैं तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद किस पर लौट जाती है? फोकस से होकर के। फोकस से होकर के ये किरण हम लोग का लौट गया, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया? ये हम लोगों का वस्तु है, और वस्तु से क्या हुआ? हम लोग प्रकाश भेजे प्रधान अक्ष के समांतर, तो दर्पण है। दर्पण से क्या करेगा? परावर्तित होगा ना, तो परावर्तित होकर के फोकस से गुजर गया। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे? यानी वक्रता केंद्र C की दिशा में डालेंगे। तो जब भी हम कोई प्रकाश की किरण को ना वक्रता केंद्र C की दिशा में डालते हैं, तो जो हम लोगों का जो किरण होती है उसी पर लौट आती है, उसी पथ पर लौट आती है। देखिए, C की दिशा में हम लोग डाले तो उसी पथ पर क्या हो गई? लौट आई। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं अनंत पर जाकर के काटेगा। क्या? तो अनंत पर जा काटेगा, तो अनंत पर जाकर के काट देगा, यानी वास्तव में जाकर के काटेगा। इसीलिए हम लोगों का ये हो गया कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। और देख सकते हैं आप, जब हम वास्तविक प्रतिबिंब बनाए हैं तो दर्पण के किस ओर बना है? दर्पण के आगे की ओर बना है, दर्पण के आगे की ओर बना है, या दर्पण के पीछे की ओर बना है? दर्पण के आगे की ओर बना है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब जो भी होता है वो दर्पण के किस ओर बनता है? आगे की ओर बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? आंसर क्या आ जाएगा? आगे की ओर बनता है, आगे की ओर बनता है। उसके बाद अगर पूछ देगा आभासी प्रतिबिंब किस ओर बनता है, तो क्या कह देंगे? दर्पण के पीछे की ओर बनता है। बात समझ में आ गया? तो आभासी प्रतिबिंब जो हो जाएगा, यानी वर्चुअल इमेज दर्पण के पीछे की ओर बनता है, जबकि
ये हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के किस ओर बनता है, आगे की ओर, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। 3 नंबर क्वेश्चन ये है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। यानी कहने मतलब आपतन कोण जो है 30 डिग्री है, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल पूछा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का प्लेन मिरर है एक, यानी बोलेंगे इसको समतल दर्पण। और समतल दर्पण पर हम कोई किरण भेजते हैं, तो समतल दर्पण पर कोई किरण पड़ती है तो उसको कौन सी किरण बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ये हम लोगों का देख सकते हैं आपतित किरण हो गया क्या। अब प्लेन मिरर पर पड़ा कोई आपतित किरण तो टकरा करके लौटेगा, स्वाभाविक है। तो टकरा करके लौट गई किरण को कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ये हम लोगों का हो गया परावर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच में अभिलंब होगा, ये हम लोगों का हो गया अभिलंब, ये हम लोगों का क्या हो गया, अभिलंब। ठीक, उसके बाद अभिलंब हो गया। आपतित किरण और आपतन बिंदु यहां पर होता है, उस पर खींचा गया अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, यानी कोण आय। और यहां पर ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण और यहां पर ये अभिलंब है, दोनों के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, क्या कोण आर बोलते हैं। और हम सब लोग जानते हैं जो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हम लोग कहता है कोण आय किसके बराबर होता है, कोण आर के, ये सबको मालूम है। ठीक, ध्यान दीजिए, यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच कोण क्या होगा। देखिए आपतन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, तो ये हम लोगों का कोण आय का मान दिया है, कोण आय का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तब पूछ रहा है परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण। देखिए, तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो कोण आय का मान अगर दे दिया 30 डिग्री, कोण आय का मान दे दिया यहाँ पर 30 डिग्री, कोण आय का मान 30 डिग्री है, तो कोण आर का भी मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर होता है किस कोण के, परावर्तन कोण के। यहाँ पर कोण आर का मान भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब हम लोगों को बोला है आपतित किरण है वो और परावर्तित किरण है वो, दोनों के बीच का कोण, ये हम लोगों का है कौन सा किरण, आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच का कोण, ये कोण हम लोगों को पूछा है। तो देख सकते हैं ये हम लोग का अभिलंब का इधर हो गया कौन, कोण आय, कोण आर हो गया, यानी ये कोण आय का मान 30 डिग्री, कोण आर का मान 30 डिग्री, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसीलिए यानी कहने मतलब परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 30 और प्लस 30 ऐड कर देंगे, कितना डिग्री हो जाएगा आंसर, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, अगला है समतल, आगे है एक दर्पण है, ठीक ना, एक दर्पण है और एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल जो है वो सी है, यानी आपतित प्रकाश की चाल जो है वो सी है और परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक ना, ये हम लोगों का मिरर है, मिरर है और यहाँ पर आपतित जो प्रकाश की चाल दिया है सी दिया है, तो पूछ रहा है परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा। देखिए, तो अगर जितना स्पीड से ये चाल है ना वो मिरर से टकराएगा ना तो उतना ही स्पीड से क्या होता है, लौट जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश का चाल भी क्या हो जाएगा, सी। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर होगा इसका, यानी डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपतित प्रकाश की चाल अगर सी है परावर्तित प्रकाश की चाल भी क्या होगी, सी होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन है,
गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यानी कोई स्फेरिकल मिरर जो होता है उसमें हम लोगों का मूल बिंदु क्या होता है, ये हम लोगों को बताना है। देखिए, तो हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, मतलब गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो दर्पण से मिलकर के बनता है। कौन कौन दर्पण से मिलकर के बनता है मालूम है? एक होता है हम लोग का कौन सा दर्पण, उत्तल, और एक होता है अवतल दर्पण। एक दर्पण कौन सा होता है, उत्तल, और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोगों का, देखो ये हम लोग का कौन सा दर्पण बना दिए, ये बाहर कलय किए तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। अंदर कलय करेंगे तो कौन दर्पण, अंदर कलय कर दिए तो उत्तल दर्पण। ये हम लोगों का हो गया क्या, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का क्या हो जाता है, ध्रुव P, यहाँ पर वक्रता केंद्र C, इसमें भी ध्रुव P। यहाँ पर जो है जब भी हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं तो यहाँ पर मूल बिंदु लिया जाता है, वो ध्रुव को ही माना जाता है, ठीक ना। और कोई पूछ देगा एग्जाम में ही पूछा जाता है ध्रुव किसको कहते हैं, तो किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, ध्रुव। किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है किसको, तो मूल बिंदु हम लोग किसको लेते हैं, ध्रुव को लेते हैं, यानी ध्रुव P को लेते हैं। ठीक, चलिए आगे आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, आगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होता है। यानी कहने का मतलब कोई प्रकाश किरण जब सघन माध्यम है उससे विरल माध्यम में जाता है तो गति क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिए, एक हम लोग मान लीजिए ये कांच है, ये कांच हम लोगों का हो गया, उसके बाद कांच हम लोगों का हो गया ये, और यहाँ पर वायु है, ये इधर वायु है। वायु हम लोग वायु को विरल माध्यम लेते हैं, क्यों, क्योंकि वायु में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। कांच में प्रकाश की चाल हम लोगों का होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु को हम लोग निर्वात के बराबर मान लेते हैं, तो वायु या फिर निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोगों का पानी में हो जाता है, पानी में भी याद रख लेना है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तीनों बोर्ड एग्जाम पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है ये कांच में प्रकाश चाल कितना है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पूछेगा निर्वात में, मुक्त आकाश में, शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद ये भी पूछ सकता है पानी में प्रकाश चाल कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर हम लोगों का वायु है, यानी एक तरह से निर्वात है, ठीक ना। यानी निर्वात और वायु में लगभग बराबर ही होता है प्रकाश की चाल। ठीक, तो वायु और कांच, तो वायु में प्रकाश चाल चूंकि ज्यादा है, ये हम लोगों का हो गया कौन सा माध्यम, विरल माध्यम हो गया कि सघन माध्यम, तो वायु हम लोगों का हो गया विरल माध्यम, वायु हम लोगों का हो गया विरल माध्यम। लेकिन अगर हम लोग बात करें कांच का, तो कांच हम लोगों का कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। और क्वेश्चन में यहाँ बोला सघन से जब विरल में जाती है, देखिए ये हम लोगों को प्रकाश किरण आया, ठीक, यहाँ पर क्या है, विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण आया तो ये हम लोग का अविलंब है, ठीक ना। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश किरण, तो थोड़ा अविलंब की ओर क्या करता है, मुड़ जाता है। ये थोड़ा अविलंब की ओर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मुड़ गया, अविलंब की ओर थोड़ा मुड़ गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जब सघन माध्यम है और सघन से प्रकाश की किरण कहाँ होगी, यानी विरल में जाएगी, तो फिर की होगी, अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है, यानी सघन से विरल में गया तब यहाँ पर उसकी गति क्या हो गई, बढ़ गई ना। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण की जो गति होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रख लीजिएगा,
जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसकी गति क्या हो जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। यानी सघन से विरल में जाएंगे क्या हो जाएगा, प्रकाश की जो गति है वो बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, राइट। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे है हम लोगों का जब अपवर्तन होता है प्रकाश का, ठीक, तो वहां पर अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के दौरान हम लोगों का जो राशि बदलती है वो क्या बदलती है, मालूम है क्या? हाँ, तरंगदैर्घ्य बदलती है, यानी वेव लेंथ हम लोगों का बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। कलर चेंज होता है, कलर भी चेंज नहीं होता है। याद रख लेना आप लोगों को, जब अपवर्तन के कारण अपवर्तन होता है तो उसके कारण कौन सी राशि बदल जाती है, तो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, यानी वेवलेंथ हम लोग का बदल जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी। देखिए, तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की किरण जो मुड़ती है और उसी मुड़ने की क्षमता को ही हम लोग लेंस की शक्ति बोलते हैं। यानी प्रकाश किरण किसी माध्यम में मुड़ती है और मुड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी लेंस की शक्ति कहते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस कहते हैं। देखिए, तो लेंस की शक्ति को P से सूचित करते हैं, ठीक, और P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। P का फॉर्मूला होता है 1/f जब फोकस दूरी किसमें दिया रहता है, मीटर में। जब फोकस दूरी मीटर में होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक। और जब फोकस दूरी किसमें होता है, सेंटीमीटर में, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं P बराबर 100/f। ये सेंटीमीटर में होगा फोकस दूरी, तब ये बात याद रख लेना है। उसके बाद याद रख लेना है लेंस में उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उत्तल लेंस क्षमता पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। उत्तल लेंस की क्षमता भी होती है पॉजिटिव में। उसके बाद और भी याद रख लेना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी जो होती है वो किसमें होती है, पॉजिटिव में। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो या उसकी क्षमता हो, ये किसमें आंसर आएगा, ये पॉजिटिव में होती है, ठीक। उसके बाद याद रख लेना है अवतल लेंस, अवतल लेंस की, अवतल लेंस की क्षमता हो या फोकस दूरी हो किसमें होती है, तो निगेटिव में होती है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को डील करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, तो यहां पर बोला है जो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या होगी। कितना सेंटीमीटर बोला है, 50 सेंटीमीटर। क्या बोला है, 50 सेंटीमीटर है फोकस दूरी ना, तो फोकस दूरी यानी F बराबर हम लोगों का कितना सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है जो हम लोगों का लेंस की शक्ति क्या होगा, यानी P की होगा। देखिए, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में, सेंटीमीटर में न दिया है। तो जब फोकस दूरी दिया है सेंटीमीटर में तो लेंस की क्षमता फॉर्मूला लगाएंगे P बराबर कितना, 100/f, ठीक ना। ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। यहां से 100/f का मान कितना, 50, यहां से आ जाएगा 50 दूनी 100, यानी 2 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 2, और लेंस की शक्ति का, लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक होता है हम लोगों का डायप्टर में होता है, इसलिए 2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी। और ये प्लस में आंसर होगा कि माइनस में, प्लस में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी जो हम लोगों को दिया है वो प्लस में ही दिया है, तो प्लस में हम लोगों का कितना डी आंसर हो जाएगा, 2D हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पूछ देगा लेंस की प्रकृति क्या है, पूछ सकता है यहाँ पर लेंस किस प्रकार का है।
लेंस किस प्रकार का है? इसका जवाब हम लोग क्या देंगे? लेंस किस प्रकार का होगा? लेंस होगा हम लोगों का उत्तल लेंस। क्यों होगा उत्तल लेंस? क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो और फोकस होती है वो दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोगों का ये जो लेंस हो जाएगा वो किस प्रकार का हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर मान लो निगेटिव में रहता तब अवतल लेंस हो जाता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। तैलीय कागज जो होता है हम लोगों का, तैलीय कागज ये होता है, क्या होता है? तैलीय कागज यानी ऑयल पेपर इज ट्रांसपेरेंट होता है कि ओपेक होता है कि ट्रांसलूसेंट होता है कि नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए तो पारदर्शक यहां पर आया यानी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक उसको कहते हैं, पारदर्शक मतलब आर पार प्रकाश की किरण हो जाता है। इसमें क्या होता है? प्रकाश किरण आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है इसमें प्रकाश किरण, ठीक हो जाता है। उसके बाद अपारदर्शक में बात किया जाए, अपारदर्शक मतलब अई पार से पार नहीं दिखाई देता है, उसको ओपेक बोलते हैं। मतलब कहने मतलब दिखाई नहीं देता है, ठीक ना। इस पार से उस पार प्रकाश की किरण इसमें नहीं होती है। और पारभाषक, पारभाषक मतलब हो गया ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश की किरण दिखाई देती है, थोड़ा थोड़ा, ठीक। ये बात याद रख लेना है। इसमें अगर पारदर्शक का बात किया जाए तो पारदर्शक में हम लोग का आ गया जैसे जल, जल से होकर हम लोग जैसे आसानी से देख सकते हैं इधर से उधर, जल हो गया। उसके बाद हम लोग का लेंस हो गया, चश्मा पहनते हैं ना हम लोग, चश्मा लगाते हैं ना, तो हम लोग का क्या हो गया? पारदर्शक हो गया यानी आर पार दिखाई दे रहा है। उसके बाद वायु में भी हम लोग देख लेते हैं इस पार से उस पार, ठीक ना, तो वायु हो जाएगा, ठीक। अपारदर्शक में जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब हम लोगों का हो गया अपारदर्शक, ठीक। और पारभाषक में कुछ हम एग्जांपल लिख देते हैं, उसको आप लोगों को याद रख लेना है। पारभाषक में जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। उसके बाद बैलून, बैलून, आंख का पलक, आंख का पलक यानी आप लोग गौर किए होंगे जब हम लोग आंख बंद करते हैं और उधर से लाइट पे जलाता है तो हम लोगों को रेड रेड थोड़ा दिखाई देता है, ठीक ना। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पारभाषक है, मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश किरण लगता है जो अंदर आ जाता है, इसीलिए दिखाई देता है। तो हम लोगों का ये सब पारभाषी का उदाहरण हो जाएगा, पारभाषक का, ठीक ना। क्या क्या हो जाएगा? तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, बैलून हो जाएगा, आंख की पलक हो जाएगा, ये सब हम लोगों का क्या हो गया? तो पारभाषक हो गया, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? आगे क्वेश्चन है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है वह न्यूनतम होती है किसमें? प्रकाश की चाल होती है न्यूनतम किसमें होती है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें होती है? देखिए जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल अगर बात किया जाए हम लोगों का अभी तुरंत बताए हैं, जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। उसके बाद बात किया जाए निर्वात में, निर्वात में हम लोग का होता है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए कांच में, कांच में होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और वायु में हम लोग प्रकाश की चाल जो लेते हैं, वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे कम प्रकाश की चाल जो होता है वो किसमें होता है? तो सबसे कम प्रकाश की चाल जो होता है हम लोगों का वो किसमें हो जाता है? तो कांच में हम लोग में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है, ठीक ना। सबसे कम हो जाएगा कांच में, सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिक हम लोगों का हो जाएगा किसमें हो जाएगा? सबसे अधिक तो निर्वात में हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पर कुछ कुछ अपवर्तनांक हम लोग देख लेते हैं। अपवर्तनांक भी एग्जाम में
प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। देखो अपवर्तनांक का अगर हम लोग बात करें, अपवर्तनांक अपवर्तनांक में अगर हम लोग बात करें तो याद रख लेना है, वायु का अपवर्तनांक होता है 1.303। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.303 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.303 होता है, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए, समझ नहीं आ गया सब वीडियो क्या देखो, चलिए ध्यान दीजिएगा इधर। तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.303 होता है। उसके बाद कांच का अपवर्तनांक का बात किया जाए तो कांच का जो हम लोगों का अपवर्तनांक होता है 1.50 होता है कांच का अपवर्तनांक, ठीक। जल का अपवर्तनांक बात किया जाए तो 1.33 होता है। हीरा का सबसे ज्यादा होता है, हीरा का याद रख लेना है 2.42 होता है। हीरा का 2.42 होता है। वायु का 1.303 होता है, ठीक ना। उसके बाद बात किया जाए कांच का तो 1.50 होता है और जल का होता है 1.33। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में किस भाग पर किसी जो है सो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ध्यान दीजिएगा, किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? वो हम लोगों का रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। ये रेटिना या दृष्टि पटल है, इसी पर मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र का में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना या किस पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक ना, जो कैसा बनता है प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जो बनने वाला हम लोगों का प्रतिबिंब होता है, अरे शांति से बैठ जाओ ना, शोरगुल क्यों कर रहा है? शांति से बैठो, शांति से बैठो। चलिए ध्यान देना है। चलो देखो, किसी को शोरगुल नहीं करना है, ठीक है, शांति से देखना है, नहीं तो भगा देंगे यहाँ से। चलो देखो, तो किसी वस्तु का जो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर। अब बउआ रे ये बात याद रख लेना, इस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु का आकार से छोटा होता है, ठीक ना। वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु का आकार से छोटा होता है। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना या फिर दृष्टि पटल पर बनता है। अच्छा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है मालूम है? हाँ, पुतली के साइज को जो नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को वो परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक ना। उसके बाद बात किया जाएगा, अगर मान लो कि किसी वस्तु को हम लोग नेत्रदान देते हैं, पता है नेत्रदान कर दिया, तो नेत्रदान में क्या दिया जाता है? यानी कॉर्निया हम लोगों का जो होता है वो नेत्रदान में मतलब जो है नेत्रदान में दिया जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा? ये हम लोग का परितारिका नियंत्रित करेगा। और हम लोगों के नेत्र में जो कोई प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना या फिर दृष्टि पटल पे बनता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र का अग्र जो है सो पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? यानी नेत्र जो होता है हम लोग का आंख जो होता है ना, उसका अग्र जो आगे वाला पारदर्शी भाग होता है, यानी वो क्या कहलाता है? तो वो हम लोग का क्या हो जाता है? कॉर्निया हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है? कॉर्निया। उसके बाद रेटिना तो हम लोग देख ही लिए, रेटिना या दृष्टि पटल पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका। परितारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस बोला जाता है, ठीक। उसके बाद ये लेंस आ गया, तो हम लोगों के आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस। याद रख लेना है, हम लोगों का आंख में जो लेंस होता है, आंख में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है? तो हम लोग का ये लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है।
अगला क्वेश्चन है, आगे है बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस जो होता है, बाइफोकल लेंस के द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? देखिए, कुछ हम लोग लेंस के बारे में जान लेते हैं, कुछ लेंस के बारे में जो किस प्रकार का उसमें दोष होता है, कैसे क्या होता है। तो इसमें हम लोग बात करें उत्तल लेंस। सबसे पहले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस एक होता है हम लोगों का अवतल लेंस, एक हम लोग का होता है बाइफोकल, बाइफोकल बाइफोकल लेंस, एक हम लोग का होता है बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। तो कई प्रकार के, देखिए जब हम लोग क्या होता है, हम लोग का आंख दूर या निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता खो देता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने की क्षमता खो देता है, तो उसी को हम लोग मानव नेत्र में क्या कहते हैं? दोष कहते हैं ना, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर पहला हम लोग का है ऑप्शन में निकट दृष्टि दोष। देखिए, तो जो दोष रहता है किसी वस्तु में, उसी वस्तु को देख सकता है। जैसे अगर निकट दृष्टि दोष है तो निकट एक वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की नहीं, ठीक है ना। दूर का स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है। दूर दृष्टि दोष है मतलब कौन वस्तु को देखेगा? दूर एक वस्तु को देखेगा और निकट के वस्तु के साथ साथ नहीं देखेगा, ठीक। उसके बाद जरा दृष्टि दोष में ये दोनों हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति के शरीर में ये सब ज्यादा देखने को मिलता है, न दूर को देख पाते हैं अच्छा से और न ही नजदीक के वस्तु को अच्छा से देख पाते हैं। ये हम लोग का कौन सा दोष होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। तो बात किया जाए इसमें, यहाँ पूछा है जो सुधारने के लिए ना, देखिए उत्तल लेंस में कितना अक्षर है? उत्तल लेंस में कितना अक्षर है? उत्तल लेंस में 1 2 3 अक्षर है, ठीक। उत्तल में 3 अक्षर। इसको ये जो सुधारा जाता है उसमें निकट दृष्टि दोष को, सॉरी इसमें हो जाएगा दूर दृष्टि दोष को, क्योंकि इसमें दूर में कितना अक्षर होता है? 2 अक्षर। दूर में हम लोगों का हो गया 2 अक्षर, तो सुधारेंगे 3 गो वाला, यानी उत्तल उत्तल, ठीक। 2 तो 3, ठीक ना, और 3 तो 4। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, और हम लोग बात करेंगे निकट दृष्टि दोष का। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कितना अक्षर है? 3 गो ना। आंसर अगर क्या अक्षर वाला होगा? 4 गो अक्षर वाला। 4 गो अक्षर वाला लेंस कौन हो जाएगा? अवतल लेंस। बच्चा सब यही फेंकाता है, ठीक ना। जो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस, क्योंकि निकट में 3 अक्षर है तो आंसर कितना अक्षर वाला होगा? 4 अक्षर वाला। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उसके जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? न दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, न नजदीक का। तो इसको अगर हम लोगों को दूर करना है, इसके लिए हम लोग दोनों लेंस से युक्त यानी डिफोक्सी लेंस का यूज करते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइफोकल लेंस, ठीक ना। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल, बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और है बेलनाकार लेंस। तो बेलनाकार लेंस का उपयोग हम किसको दूर करने के लिए करते हैं? अभिमुखता को, अभिमुखता को यानी दृष्टि वैषम्य को दूर करने के लिए, अभिमुखता को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। अच्छा, किसी का आंख में अगर मोतियाबिंद हो जाता है तो उसका इलाज क्या है? सर्जरी है ना, शल्य चिकित्सा है, यानी उसका क्या करेंगे? ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद वो ठीक होगा, ठीक। चलिए आगे ध्यान देते हैं। यहाँ पे हमको दिक्कत है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का है, आगे हम लोगों का क्वेश्चन है, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? तो रॉड्स कोशिकाएं हम लोगों का किसके प्रति होता है? धुंधली रोशनी। क्यों? क्योंकि रॉड्स माने रात, रॉ से रॉड्स, रॉ से रात, ऐसे याद रखना है, रॉ से रॉड्स, रॉ से रात। अब रात है तो रात में हम लोग यूज करेंगे रॉड्स का, क्योंकि रॉ से रॉड्स, रॉ से रात, ऐसे याद रख लेना है, याद रखने के लिए। तो रॉड्स कोशिकाएं जो है धुंधली रोशनी, धुंधली रोशनी माने कम रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। कौन? ये रॉड्स कोशिकाएं। एक होता है कोन्स कोशिकाएं। तो कोन्स कोशिकाएं जो होती है हम लोगों का, वो किस रोशनी के प्रति? तेज रोशनी। तो कोन्स वाला पूछेगा क्या हो जाएगा हम लोगों का? तेज रोशनी। और रॉड्स वाला हम लोग का पूछेगा तो धुंधली रोशनी। समझ में आ गया बात? चलिए आगे। अच्छा, वर्णांता हो जाता है, कौन कौन रंग पहचानने में व्यक्ति को परेशानी होता है? लाल और हरा, यानी जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, वर्णांता हो जाता है,
तो लाल रंग और हरा रंग को पहचानने में व्यक्ति को परेशानी होने लगता है। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? हाँ, यानी हम लोग का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ये आंख का पार्ट है, ठीक ना। तो हम लोग का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या क्या नहीं होता है? इसमें दो चीज नहीं होता है, रॉड्स भी नहीं होता है और कॉन्स भी नहीं होता है। रॉड्स जो होता है किस प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो धुंधली प्रकाश। रॉड्स हम लोग का हो जाएगा धुंधली, धुंधली। कौन सा हम लोग का कौन? तो तेज रोशनी। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परिचारिका। नेत्रदान में क्या दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है? आगे हम लोगों का है जो विद्युत फ्यूज जो होता है हम लोगों का विद्युत फ्यूज, वो विद्युत धारा के विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? देखिए, तो ये जब भी हम लोग घर में विद्युत फ्यूज लगाते हैं तो उसका उच्च प्रतिरोध रहता है, निम्न गलनांक रहता है। ये भी एग्जाम पर पूछा जाता है, विद्युत फ्यूज का जो है सो प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। देखिए, तो जब भी क्या होता है हम लोग के बल्ब में, विद्युत फ्यूज में, ये सब से होकर जैसे इस्त्री हो गया, आयरन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मतलब विद्युत धारा जब अत्यधिक मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो लगातार जब प्रवाहित होता है तो वो इस प्रभाव के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाता है तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या करते हैं? उष्मीय प्रभाव। तो ये विद्युत फ्यूज जो होता है ना हम लोगों का, तो विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर। इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कौन प्रभाव? उष्मीय प्रभाव। याद रहेगा ना। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव कार्य करता है? उष्मीय प्रभाव पर। ठीक, चलिए आगे हम लोगों का है किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? देखिए, किस उपकरण में हम लोगों का धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? देखिए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये भी हो गया, फिर एक साइड प्लस वाला सिरा होगा, एक साइड माइनस वाला सिरा होगा। ये हम लोगों का वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर, इसमें भी जो है सो धन और ऋण चिन्ह होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एमीटर। एमीटर ये हम लोग का हो गया, इसमें भी क्या होता है? एक साइड प्लस चिन्ह, एक साइड माइनस वाला चिन्ह। ये विद्युत सेल, विद्युत सेल में भी एक सिरा पॉजिटिव होता है और एक सिरा क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन जब हम कुंडली की बात करते हैं तो कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे पूछेगा आप लोगों से जो एमीटर जो होता है, एमीटर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए। एमीटर जो होता है जनरली इससे हम लोग धारा को मापते हैं, ठीक ना। धारा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? एमीटर का। अब विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का। तो ये जो हम लोग आता है वो विभवांतर को मापता है, ठीक ना, विभवांतर को। अच्छा, ये एमीटर जो होता है विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में। ये हम लोग का एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि विभवांतर का बात किया जाए, विभवांतर हम लोग का किस क्रम होता है? समांतर क्रम में, यानी पार्श्व क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये हम लोग का जो होता है वो समांतर क्रम में होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो यहाँ पर धन और ऋण का चिन्ह होता है, किसमें नहीं होता है? कुंडली में होता है, एमीटर में होता है। एमीटर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? धारा को मापने के लिए। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? तो हम लोग को विभवांतर को मापने के लिए यूज करते हैं इसका, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर? देखिए, वाट हो गया यानी शक्ति का ऐसा मात्रक हम लोग क्या जानते हैं? वाट होता है। और सब लोग जानते हैं शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे क्या? कार्य बट्टे समय। शक्ति फॉर्मूला होता है कार्य बट्टे समय होता है। अच्छा, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। तो कार्य का ऐसा मात्रक जूल है, तो जूल बट्टे समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है।
यानी जूल प्रति सेकेंड हम लोगों को किसके बराबर होता है, शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वाट, इसी को बोला जाता है जूल प्रति सेकेंड। इसलिए इसका आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। अच्छा यहाँ पर मात्रक आया है, कुछ हम लोग मात्रक कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर आंसर तो इसका हो जाएगा क्या, वाट हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। शक्ति कैसा मात्रक है, ठीक। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ कर लेते हैं मात्रक उत्तरक, जो कि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ मात्रक को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा आप लोग से पूछा जाएगा जो फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, फोकस दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है मालूम है, क्या होता है, हाँ मीटर होता है। फोकस दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ठीक। लेंस की क्षमता प्रचलित मात्रक पूछेगा तो लेंस की क्षमता का क्या हो जाएगा, लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। अच्छा प्रतिरोध को इसमें किसी को पता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, सही है। अगर पूछा जाता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा, तब प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अच्छा पूछ देगा प्रतिरोधकता क्या होता है, तब ओम मीटर, हाँ यानी पूछ लेता है आप लोगों से प्रतिरोधकता क्या होगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, ओम मीटर। विभवांतर का क्या, विद्युत विभव या फिर विभवांतर, ठीक ना। विभवांतर पूछे या फिर विद्युत विभव पूछे तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट होता है, ठीक, याद रहेगा। अच्छा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछेगा तब क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। उसके बाद आवेश का ऐसा मात्रक पूछेगा क्या हो जाएगा, आवेश का क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। शक्ति का पूछेगा क्या हो जाएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक पूछेगा तो वाट हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद चार्ज का ऐसा मात्रक पूछेगा क्या हो जाएगा, चार्ज का ऐसा मात्रक हम लोगों का जूल हो जाएगा। बल का पूछेगा क्या हो जाएगा, 9th में पढ़ना था, बल का पूछेगा तो न्यूटन हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये सब हम लोगों का कुछ ऐसा मात्रक है जो हम लोग को याद रखना है। फोकस दूरी मीटर होता है, लेंस क्षमता डायोप्टर होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का मीटर होता है, विभवांतर या विद्युत विभव का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर, आवेश का कूलम, शक्ति का वाट, कार्य का जूल, बल का न्यूटन। अच्छा अपना का फिजिक्स में दूगो ऐसा जैसे राशि है जिसका मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछाता है। दो चीज है, एक हम लोग का आ जाएगा अपवर्तनान, ठीक ना, अपवर्तनान, और दूसरा हम लोग का क्या है, तो अपवर्तनान के बाद एक और चीज है आवर्धन, ठीक ना, आवर्धन। ये दोनों मात्रकहीन होता है, आवर्धन जो होता है ये दोनों हम लोगों का मात्रकहीन होता है, दिमाहीन होता है, मतलब ये दोनों का मात्रक नहीं होता है। ये सब हम लोगों को याद रख लेना है, ठीक। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग का क्या क्वेश्चन है, आगे है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है किसकी, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है, हाँ यानी विद्युत हीटर जो था हम लोगों का उसके तार की कुंडली जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। अच्छा यहाँ पर तांबा आया, तांबा का संकेत क्या होता है, Cu। परमाणु संख्या कितनी होती है, 29। जिंक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 30। संकेत जड़ है, परमाणु संख्या 30। टंगस्टन का W संकेत, और परमाणु संख्या पूछेगा तो 74। देखिए अगर सोना पूछ देता है आप लोगों को, सोना का आप लोगों को पूछ देता है सोना का, तो सोना का क्या हो जाएगा, सोना का संकेत क्या होता है, सोना का संकेत Au होता है ना। और परमाणु संख्या पूछेगा तो 79 होता है, 89 में 79, ठीक। इसका चांदी पूछेगा तब Ag होता है संकेत, परमाणु संख्या 47, ठीक। टीन का पूछेगा तो Sn होता है 50। लेड का पूछेगा तो Pb होता है 82। गंधक का पूछेगा तो यानी S होता है 16। लोहा पूछेगा तो Fe होता है और
26 होता है, ठीक ना। सोडियम का पूछेगा तो Na होता है और 11 होता है। ये सब कुछ परमाणु संख्या जो कि एग्जाम पूछाता है। सोना 79, चांदी 47, टीन 50, लेड 82, गंधक 16, लोहा 26 और सोडियम 11। और सोडियम को किसमें डुबो के रखते हैं? किरोसिन तेल में, ठीक ना। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। और सबसे कम सक्रिय धातु पूछेगा कौन हो जाएगा? सोना। और सबसे अधिक सक्रिय धातु पूछेगा तो पोटेशियम हो जाएगा ना। ये सब याद रख लेना है। यहाँ पर विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। अच्छा, यहाँ तांबा और जिंक है। तांबा और जिंक से मिलकर के क्या बनता है? हाँ, पीतल। ऐसे याद रख लेना है, पिताजी। ट्रिक है ये, पिताजी। पिताजी मतलब 30 हो जाएगा हम लोग का क्या? पीतल। पीतल जो बनता है, ता मने तांबा, जी मने जिंक, ठीक ना। इससे बनता है, याद रख लीजिएगा। यानी पीतल जो बनता है किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है, ठीक ना। ये भी पूछा जाता है जिंक ब्लेंड किसका है? याद है? जिंक ब्लेंड किसका है? जिंक ब्लेंड किसका है? जिंक का ही है, ठीक ना। अच्छा, बॉक्साइट किसका है? बॉक्साइट हम लोगों का किसका है? एल्युमिनियम का है, ठीक ना। और याद रख लेना, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये होता है हम लोग का बॉक्साइट का फॉर्मूला, Al2O3 इंटू 2H2O। तो देख लेना है, ये सब प्रमुख ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा ही जाता है। चलिए आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे आगे हम लोग अगला दिन करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर ये है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पर दो चीज में बच्चे फटाते हैं, भूल जाते हैं। एक कार्य करने की क्षमता पूछता है, और यहीं पर एक और चीज होता है हम लोगों का, दर पूछता है, ठीक ना। याद रख लेना है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। हाँ, कार्य करने की क्षमता हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। और कार्य करने की दर पूछेगा तब क्या हो जाएगा? शक्ति। कार्य करने की दर हम लोग पूछेगा तब शक्ति, लेकिन कार्य करने की क्षमता हम लोग पूछेगा तो ऊर्जा हो जाएगा। इसलिए कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा कैसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, बिल्कुल सही है। बल कैसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। शक्ति कैसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अच्छा, यहाँ पर जूल आया, आप लोगों को मालूम है 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? हाँ, यानी 1 किलोवाट घंटा में, ये भी एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये भी पूछा जाता है, जो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ये है। अच्छा, एक एंगस्ट्रम में पूछेगा कितना होता है? हाँ, 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर -10 मीटर है। एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद एक माइक्रोमीटर में कितना होता है? मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ये सब पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर होता है। ये सब याद रख लेना है। कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा? ऊर्जा। और कार्य करने की दर हम लोगों का क्या हो जाएगा? शक्ति। चलिए, तो आज का हम लोगों का जो सेशन है वो समाप्त हुआ। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताना है जो आगे आप लोग किस प्रकार का क्लास हमसे चाहते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।